नमस्कार यार बहनों, कैसे हैं आप सभी। इवेंगल ने पूछती है तुमने मेरे फादर के साथ में क्या डील की है, लेकिन ड्यू कुछ बताता नहीं है और चुपचाप से बस खड़ा था। एम से कहती है मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम पक्का ही दहेज के पीछे पड़े हो ना। तुम मेरे से शादी कर रहे हो ताकि तुम्हें दहेज में फॉर्च्यूनर मिल जाए, तुम्हें थार मिल जाए। तुम पैसों के पीछे पड़े हो ना, तुम पैसों के लालची हो ना। ड्यू कहता है क्या पैसा, और मैं एक ड्यूक हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू हो जाए मेरी। एमजी कहती है बात में पॉइंट तो है, लेकिन आखिर इसका रियल पर्पस क्या हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको बदला चाहिए, और बदला किससे चाहिए, वो चाहिए महाराज से। और महाराज से बदला लेने के लिए इसको भी महाराज बनना पड़ेगा। उसके लिए इसको चाहिए सपोर्ट, तो वो किससे लेगा, एमजी के फादर से। और एमजी के फादर ने पक्का इसके साथ में एक डील की होगी, जिसके अंदर एक कंडीशन होगी कि उसको अपनी एमजी के साथ में शादी करनी पड़ेगी। और एमजी अपने मन के अंदर ये सब सोचे जा रही होती है। ड्यूक कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ और बात करने के लिए नहीं है तो चलो चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है। वैसे मेरे यहाँ भी सर्दी है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और एमसी कहती है हाँ मैं समझ चुकी कि तुम्हें क्या चाहिए। ड्यूक बड़े गुस्से में उसकी ओर देखता है और एमसी कहती है तुम्हें पक्का ही यहाँ पे सपोर्ट चाहिए ना मेरे फादर का, ताकि तुम महाराज बन जाओ। और इसमें यहाँ पे मेरे फादर का बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे महारानी बन जाऊंगी जब तुम महाराज बनोगे। तो इस वजह से मेरे फादर एक महाराज के ससुर बन जाएंगे। उनका बहुत ज्यादा ही फायदा होगा, दोगुना तिगुना चौगुना। और तुम्हारा भी बहुत ज्यादा ही फायदा हो जाएगा, तुम्हें बदला भी मिल जाएगा। पक्का ऐसा ही होगा, है ना। और ड्यूक उसकी ओर हाथ बढ़ाता है गुस्से में। उसके बाद में आप गैस करो कि क्या हो सकता है। कुछ नहीं होता है, ये उसका मुंह बंद कर देता है और गलती से नाक भी बंद कर देता है। एमजी कहती है हे छोड़ो मुझे। वो कहता है कि चुपचाप रहो और इसके आगे एक शब्द मत कहना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो तो अच्छी बात है कि हम दोनों अकेले हैं, नहीं तो फिर क्या से क्या हो जाता देखते देखते। और एमजी पूरी डर जाती है, लेकिन वो भूल चुकी थी उसकी नाक भी बंद है। और एमजी को याद आता है कि उसकी नाक बंद हो चुकी है। वो कहती कि मेरी नाक छोड़ो, मेरा मुंह छोड़ो प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। उसको जोर जोर से मारती है, लेकिन ये पत्थर दिल उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता है। और वो कहता है हाँ तुम आखिर क्या कहना चाहती हो, ऐसा लगता है इसका दिमाग भी पत्थर का बना है। एमजी कहती है अबे कुत्ते मेरा हाथ छोड़। ये कहता है क्या कुत्ता, तुमने मुझे कुत्ता बोला। एमजी कहती है तुम्हें ये कुत्ता समझ में आ गया, लेकिन उसके पीछे जो बोला वो तुम्हें समझ में नहीं आया, ये हाथ नहीं छोड़ने को होता तुमसे। वो कहता है ठीक है इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से इसके बारे में खुली हम बातें मत करना बिल्कुल भी, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। एमजी कहती ठीक है, वैसे तुम मेरे से डील क्यों नहीं कर लेते, तुम मेरे फादर से डील कर रहे हो, इससे अच्छा तो मेरे को बता दो कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए सपोर्ट के नाम पे, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ये कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम्हें इस मामले के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। और एमजी को वो हाथ देता है, कहता है कि चलो हाथ पकड़ लो और चलो साथ में चलते हैं। एमजी कहते हैं मैं तुम्हारी सैया नहीं बनने वाली जो कि तुम्हारा हाथ पकड़ूं। ये कहता सैया बनने के लिए नहीं, लेकिन मुझे पता है और शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा पैर टूट चुका है। एमजी कहते क्या मेरा पैर, और वो मुझे कहता है कि हाँ तुम्हारा पैर टूट चुका है, तो आओ मैं तुम्हें बाहों में उठाकर ले चलूं। एमजी कहते हैं क्या मेरा पैर, और वो जैसे चलती है उसके पैर आउच बोल जाता है। एमजी कहती है भगवान मेरी किस्मत ही फूटी है। और डिक कहता है चलो साथ में चलो और ऐसी हरकतें मत करो। और एमजी जाते जाते सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो फंस चुकी हूँ पूरी तरीके से। मैं एक नंबर की उल्लू दी पट्टी थी, क्योंकि इसके साथ में आई, इसके साथ में बातें करी और वो आराम से उसको मना के ले जा रहा होता है। लेकिन एमजी कहती है मैं तो फंस गई इसके साथ में, अब मुझे क्या करना चाहिए। और जल्द ही जो ओरिजिनल स्टोरी है वो भी स्टार्ट होने वाली है, तो तब मैं क्या करूंगी अगर वो स्टार्ट हो गई तो, क्योंकि अगर वो एक बार स्टार्ट हो गई तो मैं इसके साथ में फंस जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी, क्योंकि जो रिवील है वो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही शादी कर रहा होता है। और एमजी कहती है हे भगवान अब मुझे क्या करना चाहिए, और कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ये सब उल्टा करने से ये सब सीधा हो जाएगा। हाँ पक्का ही मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, साथ में इस वजह से सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी तक स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पे गेम चाहता है, आई मीन जो ओरिजिनल स्टोरी चाहती है कि मैं बिल्कुल वैसा ही करूँ जैसा कि यहाँ पे ओरिजिनल स्टोरी में था, क्योंकि उसके अंदर इस इंसान की शादी हो चुकी थी रुवेलियन की। तो इस वजह से यहाँ पे अपनी आम से कुछ भी चेंज नहीं कर पा रही है, उसको शादी करनी ही पड़ेगी चाहे वो कुछ भी कर ले। एमजी कह रही पक्का ऐसा ही होगा, और इसी वजह से यहाँ पे मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि चाहे मैं कितना भी कर लूँ लेकिन ये जो चीज है वो यहाँ पे फट ही नहीं पा रही है, ये यहाँ पे हट ही नहीं पा रही है, चाहे मैं कितना भी कर लूँ। ये पक्का ही यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है इस नोवेल का, तो इस वजह से यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे कि मैं यहाँ पे इसको हटा सकूं, या फिर मैं बाद में चेंज करने का ट्राई करूं। एमजी कहती हाँ ये शायद मैं कर सकती हूँ, अभी के लिए मुझे ये करना चाहिए। मैं अभी बिल्कुल ऐसा कर रही हूँ जैसे कि यहाँ पे कोई आराम से यहाँ पे एक खेत है जिसके के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे सब्जी उगी हुई है, और मैं वापस उसके अंदर गड्ढा करके कोई और मौसम की सब्जी लगा रही हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा ना, अभी तो वो मौसम आया नहीं है, तो मैं उस हिसाब से सब्जी नहीं लगा सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब वो मौसम आएगा यानी रियल स्टोरी स्टार्ट होगी तब मैं पूरा खेत खोद
खोद डालूंगी। एमसी कहती है चलो फिर करते हैं, खोदने के लिए तैयार हो जाओ। और एमसी सोचती है मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहला रहेगा कि मैं स्टोरी के अंदर ऐसा घुसूं कि स्टोरी एकदम फाड़ के रख दूं। हाँ, मुझे सारी स्टोरी की एकदम फाड़ के रख देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा अटेंशन मेरे को मिलेगा उतना ज्यादा सरदर्द मेरे को होगा और उतना ज्यादा मैं यहाँ पे मेन स्टोरी के अंदर आऊंगी, जो कि यहाँ पे स्टोरी के अंदर होना नहीं चाहिए। एमसी कहती हाँ मैं समझ गई। ड्यूक कहता है क्या ये पागल हो गई वापस से? ये अचानक से खुश हो जाती है, अचानक सैड हो जाती है। ड्यूक कहता है क्या तुम ठीक हो? एमसी कहती है मैं ठीक हूँ, और अब ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करने का फैसला इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, मैं इस बारे में सोचूंगी और चलो शादी करते हैं। बड़ी खुश लग रही थी और ड्यूक कहता है हाँ चलो शादी करते हैं। और उसके बाद में सुबह हो जाती है। यहाँ पर कोई मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रहा होता है और कहता है मैंने जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो ही गया, हा और तुम वापस आ चुकी हो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और रावण भी तरह हंस रहा होता, रावण भी इसकी हंसी देखकर डर जाएगा। और ये होते अपनी एमसी के फादर, एमसी भी डर रही होती है, कहती है यस फादर आपने जो बोला था वो हो चुका है। ये कहता है हाँ मुझे समझ में आ चुका है, तुमने ड्यूक के साथ में काफी ज्यादा अच्छी रातें गुजारी है, आई मीन उसके साथ में अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं, मैं समझ सकता हूँ। और चलो घर पे जाओ आराम करो। ये कहती हाँ मैं चली आराम करने के लिए। और उसकी मेड कहती है हाँ फाइनली आपकी शादी होने वाली है और फाइनली आपने पटा लिया है ड्यूक रुबिलियन को। एमसी कहती हाँ ठीक है जाओ और यहाँ पे कपड़े चेंज करो। और अपनी एमसी कहती है मेरे दिमाग ही खराब हो चुका है इन लोगों की हरकतें देखकर, ऐसा लगता है कि रुबिलियन ने इनके ऊपर काला जादू कर दिया है। काश ये काला जादू करने वाली टेक्निक मेरे पास भी होती, फिर तो मेरे मजे हो जाते। और अपनी एमसी कहती है बस भी करो और चलो अब आराम करने का समय है, मैं बहुत ज्यादा पक चुकी हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। और जो ओरिजिनल स्टोरी है मैं उसको चेंज नहीं कर पा रही हूँ। और जो मेरी जिंदगी थी ना वो इतनी ज्यादा हार्ड थी कि मैं क्या ही बताऊँ। जो अपनी रियल वाली जिंदगी थी उसके बारे में बात कर रही है। उसके अंदर क्या था कि इसकी फैमिली बहुत ज्यादा गिरी हुई कमीने नीच थी, जो कि यहाँ पे बुरे काम करते रहते थे और अपनी एमसी को बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे। एमसी ने बहुत ज्यादा ट्राई किया उनको समझाने का, लेकिन अंत में क्या हुआ, एमसी ने खुद ही गुस्से में आकर अपनी फैमिली को यहाँ पे कारागार के पीछे डाल डाला। एमसी कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी हिचकिचाई नहीं उस टाइम पर और मैं अकेली ही डटी रही, मैंने उनको कारागार में डाला। उसके बाद मैंने खुद अपने आप से यहाँ पे बहुत कुछ करके दिखाया, मैं यहाँ पे सोना बन गई, मैं यहाँ पे हीरा बन गई। इसी वजह से अब मैं वो कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे कोई छोटी मोटी इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ एक यहाँ पे सक्सेसफुल कोरियन, तो मैं ये करके रहूंगी। मैं यहाँ पे एलोन मस्क की चाची हूँ, तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा। और एमसी कहती है ये सुबह ये शाम हर टाइम मैं काम करती रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी यहाँ पे लेटर आ जाता है, जो कि यहाँ पे दरअसल जो विलियन ने भेजा था शादी के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी होता है। अगले दिन एक और लेटर आता है जो कि कतई गोल्ड से चमक रहा था, एकदम सोना। ये दोनों पूरी शौक होती है। एमसी कहती है क्या किसी ने मेरी आंखें फोड़ दी हैं? यहाँ पे जो चिड़िया साइड में चिल्ला रही है, यहाँ पर कह रहे हो ची कर रही है, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, जो कि मेरे को ये गोल्ड से दिख रहा है। क्या ये सच में यहाँ पे प्रिंस की सील है? उसकी मेड कहती है जी हाँ आप अंधी नहीं हुई अकेली, मैं भी अंधी हो चुकी हूँ, ये प्रिंस की सील है, योर हाइनेस ने आपको बुलाया है पैलेस के अंदर। एमसी कहती पैलेस के अंदर, और आकर इसका प्लान क्या है? और वो पूरी शौक होती है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उसका दिमाग यहाँ पे घूम चुका था। लेकिन उसके सामने फादर कहते हैं चलो चलते हैं, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। एमसी को तुम देख ही सकते हो वो पूरी तरीके से रेडी है अपनी बैंड बजवाने के लिए। एमसी कहती हाँ ठीक है चलते हैं। और मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे मैं एक रात के अंदर ये सब कर डालूंगी। सच में स्टोरी को चेंज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, मैंने जी तोड़ मेहनत की लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और दूसरे लोग तो बस सांस भर के पूरी स्टोरी को चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये चिड़िया यहाँ पे ची करके मेरा दिमाग खराब करे जा रही है। पहले हमें दिखाया था बढ़िया सुंदर सा आसमान, और आसमान को छूता हुआ एक बड़ा सा महल, जिसकी की यहाँ पे इमारतें गगन चूम रही थी। और इतना ज्यादा बड़ा महल था कि उसका गेट तुम देख ही सकते हो, पता नहीं इसको घंटा बनाया या फिर गेट को ज्यादा बड़ा बना दिया है। वह ये कहता है ओह मेरा भाला, मेरा प्यारा भाला, और तुम्हारे सामने कौन है आला? ये सामने देखता है, सामने एक बड़ा सा सुंदर सा यहाँ पे हाथ होता है, जिसके हाथ में यहाँ पे लेटर होता है, और ये प्यारी सी अपनी एमसी होती है। वो कह देगी प्रिंस ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, योर हाइनेस ने मुझे सम्मान किया है, और बड़ी खुश भी लग रही होती है। इसको देखकर तो मेरी खुशी यहाँ पे खराब हो गई। वह बढ़िया सुंदर सा महल होता है, जो कि यहाँ पे ऐसा ही होता रहता है। वह उसके अंदर एक और इंसान होता है जो कि अपनी एमसी को वेलकम करता है, और ये होता है यहाँ पे विस्काउंट टोल्स, जो कि यहाँ पे जो काउंट टोल है उनका बेटा है। एमसी कहती है ओहो आपसे मिलकर भी यहाँ पे खुशी हुई, और वो कहता है आपको देख के बहुत ज्यादा समय हो चुका है, आपको यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। एमसी कहती है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन और पीछे देखते हैं जहाँ पर के लोग बकबक कर रहे होते हैं अपनी एमसी के बारे में कि देखो कैसे मुंह उठाकर आ चुके हैं, इतनी ज्यादा भेज
बेइज्जती होने के बावजूद भी। और बेइज्जती किससे हुई थी, क्योंकि यहाँ पे इसने अपनी एमसी ने प्रपोज मारा था प्रिंस को और उन्होंने खुली हमी रिजेक्ट मार डाला था। उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं ऐसा एक्ट करूंगा जैसे कि मैंने सुना ही नहीं, मतलब अपनी एमसी को ऐसा यहाँ पे रिजेक्ट मारा कि पूरी बेइज्जती हो गई उसकी। और इसी वजह से यहाँ पे लोग उसकी बेइज्जती मार रहे होते हैं। एमसी कहती है भगवान वो कांड आज थू उसकी ऐसी तैसी उस घटिया प्रिंस की, उसके चक्कर में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। और वो बेइज्जती अपनी एमसी के यहाँ पे कहानी खराब कर डालती है, उसके कानों से खून निकल आता है। एमसी कहती है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन सभी से मेरा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जैसे रियल स्टोरी स्टार्ट होगी वैसे यहाँ पे इस मानवा की मेन कैरेक्टर वो सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेगी और हर कोई यहाँ पे अहरा गहरा इंसान उसी के बारे में बात कर रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे इन जैसे अहरा गहरे इंसानों के ऊपर मेरे को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो चलो चलते हैं और आराम से यहाँ पे अपनी जिंदगी को जीते हैं, जो कि 4 दिन की बची हुई है। एमसी पहुंच जाती है प्रिंस के सामने और कहीं सन्नाटा होता है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चली होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे आइस आ चुकी है। एमसी कहती है वो भी ऑकवर्ड माहौल में है, मैं भी ऑकवर्ड माहौल में हूँ, क्योंकि दोनों ने यहाँ पे प्रपोज मारा था। सोचो जरा तुमने किसी को प्रपोज मार डाला और उसके बाद में सर ने तुम्हें उसी के साइड में बैठा डाला तो कैसा लगेगा तुम्हें। तो इसी वजह से अपनी एमसी को भी ऐसा ही लग रहा होता है। एमसी कहती है मतलब मुझे क्या बोलना चाहिए, तभी कोई और आ जाता है और वो कहता है हाँ मिस आपसे मिलकर अच्छा लगा। एमसी कहती है ओहो आपसे मिलकर भी अच्छा लगा और थैंक यू मेरे को इतना ज़्यादा बड़ा वेलकम करने के लिए। ये कहता है हाँ वैसे मैंने बताया नहीं, प्रिंस ने आपको कुछ स्पेशल यहाँ पे देने के लिए बुलाया है, जो कि आपको पार्टी यहाँ पे मिलने वाली है उसके अंदर यहाँ पे देने वाले हैं वो। एमसी कहती क्या पार्टी, आखिर इसका मतलब क्या है। तो प्रिंस कहता है हाँ मैंने यहाँ पे एक पार्टी अटेंड की है, जैसे कि यहाँ पे किटी पार्टी वगैरह होती है वैसी, तो यहाँ पे प्रिंस ने अटेंड की है। यानी प्रिंस भी अभी सिंगल है अपने ड्यूक के जैसे, जिसने की ये पार्टी खुद से अटेंड की है, नहीं तो फिर उसकी प्रिंसेस अटेंड करती है यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पे अपनी एमसी कहती है ये पहले तो मेरे को रिजेक्ट मार डाला, उसके बाद मेरे को पार्टी में बुला रहा है, कितना बड़ा सुअर कमीना गिरा हुआ इंसान है ये, राक्षस है राक्षस, जो कि मेरी बेइज्जती मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, इसके जैसा जनाब मैंने आज तक नहीं देखा है और बहुत ज्यादा घंघोर बेइज्जती मारती है। एमसी कहती है ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। उसके बाद में एमसी कहती है लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये जैसा तैसे निपटाना ही पड़ेगा। एमसी कहती है मुझे बस बिलीव करना चाहिए ऑथर के ऊपर, वेल मैं ये कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑथर एक नंबर के कमीने गिरे हुए होते हैं, वो गांजा फूक कर क्या क्या लिख देंगे आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। एमसी कहती है चलो चलते हैं। और जैसे ये पार्टी वाले रूम में जाती है वहां पर सड़े लोग इसको सड़ी नजर से देख रहे होते हैं और अपनी एमसी कहते हैं ये देख लो इनको, ये वही घटिया लोग हैं जो कि पार्टी के अंदर बस मौका ढूंढते रहते हैं कब किसी की बेइज्जती हो और कब इनको मजा लेने का मौका मिले, और ये सारे मिलकर मजा लेने लगेंगे जैसे ही मैं इनको मौका दूंगी। एमसी कहती है मुझे क्या बोलना चाहिए इस पार्टी के अंदर मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन खैर मेरे तो लग चुके हैं मुझे कंफर्म पता है, और क्या मैं इस पार्टी से जिंदा वापस जा पाऊंगी मुझे नहीं पता। और तभी उसके साइड में कोई यहाँ पे ओल्ड लेडी स्माइल करते हैं, उसकी स्माइल तो तुम देख ही सकते हो, वाह क्या स्माइल की है, और कहती है ओहो यंग लेडी तुम यहाँ पर, और मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज्यादा घंघोर बेइज्जती होने के बाद में तुम अपनी शकल दिखाने के लिए यहाँ पर आओगी। तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लगता है पूरा उतर चुका है, पूरा ऐसा लगता है कि फूल मुरझा चुका है। और अपनी एमसी कहती है हाँ जरा देखो तो, और ये होती है डचेस कोलिका। एमसी कहती है ओह डचेस कोलिका आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, वैसे मैं देख सकती हूँ चेहरा किसका मुरझाया है, और क्या मुझे क्राउन प्रिंस को मार देना चाहिए, उसकी भैंस की टांग उसके चक्कर में मेरी बेइज्जती मारी है। और जो कोलिका है ना वो छोटी मोटी लड़की नहीं है जिसको यहाँ पे तुम आराम से परेशान कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा बड़े अमीर घराने से आती है, जो कि दरअसल जो यहाँ पे महारानी थी यानी कि अपने यहाँ पे रुबेलियन की मदर उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी ये इसकी बहन हुई अपनी रुबेलियन की मदर की, यानी अपनी रुबेलियन की मामी या फिर कह सकते हो जो भी है वो अपनी एमसी कहती है ये बहुत ज्यादा ऊंचे घराने से बिलोंग करती है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है अभी के हिसाब से अगर बोलो तो इसी वजह से यहाँ पे मैं इससे पंगा नहीं ले सकती हूँ। लेकिन बाहर में आए स्टोरी, बाहर में आया बाकी सब, मैं कोई ऐसी छोटी मोटी इंसान तो हूँ नहीं जो कि यहाँ पे ये सब सहने वाली है, मेरा कद तो भी नासा है, तो इसलिए मैं ये करके रहूंगी, मैं सब कुछ उठा कर फेंक दूंगी। एमसी कहती है बेल मैं देख सकती हूँ आप काफी ज्यादा यहाँ पे पुरानी हो चुकी हैं इस बारे में बात करने के लिए कि कौन मुरझा रहा है कौन यहाँ पे खिल रहा है, आपको देख के ही मैं बता सकती हूँ आपके पति कहते होंगे कि तुम काफी ज्यादा मुरझा गई हो और बड़ी भंगर बेइज्जती मार देती है। एमसी कहती है वैसे मेरी यहाँ पे खूबसूरती के बारे में तो मैं कहूँ तो वो हमेशा ही यहाँ पे खिलती रहती है, कोई ऐसी लड़की नहीं रही जिसको देख कर कि यहाँ पे मुरझा जाऊँ मैं, कोई आज तक ऐसी पैदा नहीं हुई जिसको देख कर कोई कह दे कि ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत है इस एम्पायर के अंदर। एमसी बड़ी प्यार से कहती है, उसके बाद में कहती है वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी निगाह काफी तेज है तो आपकी अपनी तेज निगाह का यूज कीजिए और बताइए। और इतनी ज्यादा प्यारी सी बेइज्जती सुनने के बाद में तो वो बुढ़िया भी शौक हो जाती है
और डचेस को लेकर कहती है, ओह माय गॉड, क्या संस्कार नहीं है तुम्हारे अंदर, कैसी बातें करती हो तुम, क्या तुम्हें अंदर यहाँ पे तमीज नहीं है जो कि तुम बड़ों से इस प्रकार की बातें करते हो, छी छी छी, ऐसा लगता है कि तुम सारी सारी शर्म बेच कर खा चुकी हो। हमसे कहती हो, हाँ हाँ मैंने बेचा था, लेकिन माफ कीजिए वो शर्म तो बहुत ज्यादा महंगी बिकी थी, इतनी ज्यादा महंगी कि आज मैं इस पार्टी के अंदर आ पाई हूँ बस आपकी वजह से, क्योंकि आपके चक्कर में मैंने शर्म बेच दी है। ये कहती है कि अपनी जबान संभाल कर बात करो, तुम वैसे भी यहाँ पे नई नई आई हो इस यहाँ पे माहौल के अंदर। अहम सी कहती, हाँ हाँ नई नई आई हूँ, लेकिन मैं देख सकती हूँ आपका तो यहाँ पे कई बार हो चुका है, तो मैं देख सकती हूँ आप काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, आपके अंदर यहाँ पे दम नहीं रहे कि आप 2 राउंड भी संभाल पाए। ये कहती, क्या छी छी छी, कितनी ज्यादा गंदी बातें कर रही है। और लोग कहते हैं, ओह माय गॉड, क्या यहाँ पे बेइज्जती मारी है, क्या बेइज्जती मारी है अपनी एमसी ने। एमसी कहती है, बाहर में यार शर्म मरम, मेरे को शर्म नहीं है, मैं 1 नंबर की बेशरम हूँ। और साइड में से कोई इंसान इसको देखता है जो कि 1 नंबर का गिरा हुआ इंसान है, इसका नाम ऐसे रिप्लिक है। एमसी कहती है, ओह तुम कौन हो, ओह मुझे याद आया, तुम तो वही हो ना जिसने कि मेरे को प्रपोज मारा था। और अपनी एमसी से वो पहले बोल रहा होता है, तो अपनी एमसी कहती है, तुम तो वही हो ना, तुमने मेरे को प्रपोज मारा था, क्या बोल रहे थे तुम, और ले मेरी जानू मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, तुम बिल्कुल आसमान से गिरी हुई परी हो। और जरा देखो तो कौन कौन ने कितने ज्यादा प्यार प्यार से बोला था। ये कहता है, क्या मैंने ऐसा बोला, अजी मेरा खद्दू, ये सब झूठ है। और अपनी एमसी कहती है, वो तुम तो यही बोल रहे थे ना कि आओ कभी हवेली पे, तुम्हारी हवेली काफी रंगीन बना देती, मैं यही बोल रहे थे ना तुम, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मना कर दिया। और लड़कियां बातें कर रही होती है, ओहो जरा देखो तो कितना ज्यादा रंगीन मिजाज का लड़का है ये, खुद तो यहाँ पे पिंक पोंकी हो रखा है और दूसरे से पूछ रहा है यहाँ पे रंगीन करने के लिए। एमसी कहती है, ओहो मुझे यहाँ पे याद आया कुछ और भी था आपके बारे में, और सच में आपको शर्म नहीं आती क्या इस प्रकार की बातें खुलेआम करने के लिए, यहाँ पे आपके अंदर जिगरा भी होना चाहिए। कहता है बस अब बहुत हो चुका है, और यहाँ पे गुस्से में उधर देखता है और कहता कि तुमने बहुत ज्यादा बेइज्जती कर ली मेरी, अब मैं वो नहीं सहने वाली हूँ। एमसी कहती है, ऐसा लगता है कि मैंने पूरी आग लगा डाली है इसके पिछवाड़े में, अब समय यहाँ से अपने पैरों के अंदर आग लगा के यहाँ से भाग देगा, क्योंकि अपनी एमसी ने आग में घी नहीं डाला है, वो आग में कूद चुकी है, उसने खुद से यहाँ पे आग जला डाली है। एमसी कहती भागो यहाँ से, इससे पहले ये मुझे मारने आए, और वो फटाफट से आ जाता है सच में ही। एमसी कहती, क्या ये सच में मुझे मारने आ रहा है, और वो कुछ अपशब्द कहता है, उसके बाद में एक थप्पड़ मारने वाला होता है, तभी पीछे से आवाज आती है कि हे रेप्लिक पीछे देखो, और तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है। और बड़े गुस्से में अब ना प्यारा सा रुबेलियन आता है, जिसको देखकर ये पूरा एकदम कांप जाता है और वहीं पर ही रुक जाता है, इतना ज्यादा घबराता है कि अपना हाथ भी यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा होता है। एमसी कहती, हो ये तो वही है, और ये होता है अपना प्यारा सा रुबेलियन। इसको देखकर सारे लोग डर जाते हैं, और रुबेलियन कहता है, अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर जाओगे तो इस दुनिया से बाहर पहुंच जाओगे, समझे क्या। और आराम से वो आ रहा होता है, इसको देख के ये दोनों शौक हो जाते हैं, लोग भी शौक हो जाते हैं। जैसे ही वो अपने कदम बढ़ाता है, इसके अंदर कपकपी आ जाती है, और ये अचानक ही अपनी एमसी से दूर हट जाता है, और वो कहता है, ड्यूक ये तो बस गलत फहमी थी, और अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ आगे कर देता है, जैसे कि ड्यूक सीधा इसके अंदर खंजर घोंपने वाला है, लेकिन ड्यूक तो सीधा अपनी एमसी के पास जाता है और कहता है, मेरी जानो क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई, कहीं इस घटिया इंसान ने तुम्हारे ऊपर एक उंगली तो नहीं उठा दी, क्या तुम्हारे बाल ठीक है, अगर तुम्हारा एक बाल भी कट चुका होगा तो मैं इसके यहाँ पे बोटी काट डालूंगा, समझी क्या। कहता क्या ये सब क्या देख रहा हूँ मैंने आज तक इतनी ज्यादा घटिया चीज नहीं देखी। कहता क्या बोला तुमने, क्या बोला, और बड़े गुस्से में उसकी ओर देखता है और कहता है कि तुमने जो किया है उसके बदले में तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा, इसका भरपाई तो तुम्हें करना पड़ेगा। कहता है यार ये तो बस गलत फहमी थी। लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंस आ जाता है और कहता है, आप सभी से मैं माफी चाहूंगा इतने ज्यादा यहाँ पे हो हल्ला करने के लिए, क्योंकि पार्टी का भी था यहाँ पे उल्टी सीधी हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे एक नया मेहमान आया हमारी पार्टी के अंदर, और इसी वजह से तो मैं आराम से एनीमे देख रहा था और आप लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, इसी वजह से मेरे को मजा आ चुका है। एमसी कहती ये कमीना मुझे पता है कि 1 नंबर का राक्षस है राक्षस। और एमसी कहती है, योर हाइनेस की ऐसी की तैसी, आई मीन योर हाइनेस की जय हो। और सारे लोग योर हाइनेस को घेर लेते हैं। अपनी एमसी कहती है, मुझे पता ही है सारा माहौल उसी की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मेरी जो अटेंशन है वो पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं क्या इन लोगों को ऐसे जाने दूंगी, आज ही मेरा कद्दू मैं बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाली हूँ। कुछ समय बाद दिखाता है ये सभी के सभी एक टेबल पर यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, जो कि बस नाम का खाना होता है, ये बस बकवास कर रहे होते हैं।
ये लोग बस नाम का खाना रखते हैं, खाते कुछ भी नहीं है। और अपना प्रिंस कहता है, हाँ वैसे याद आया तुम नई नई आई हो तो तुम्हें यहाँ पे इनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं। ये है यहाँ पे डचेस कोलिका और उन्होंने तुम्हें यहाँ पे पहले ज्ञान दे दिया होगा। आई थिंक काफी ज्यादा अच्छे यहाँ पे उन्होंने तुम्हें ट्रीट किया होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे वो एक अच्छी लेडी रहेंगी तुम्हें गाइड करने के लिए, क्योंकि तुम नई नई हो इस सोसाइटी के अंदर। लेकिन हाँ मैं देख सकता हूँ एक कचरा जो कि यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आएगा। ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनर का जो ठरकी इंसान है वो उसके अंदर यहाँ पे घुस चुका है और यहाँ पे उसका भूत इसके अंदर घुस चुका है पक्का ही। तभी डचेस अपना मुंह खोल देती है और कहती है, हाँ मैं इस चीज को देख सकती हूँ, ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और कंट्री की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की हो सकती है, लेकिन फिर भी एक चीज की कमी है और वो है संस्कार। संस्कार किसी चीज को यहाँ पे अच्छा बना सकते हैं, किसी लड़की को यहाँ पे बुरा भी बना सकते हैं। अगर किसी लड़की के अंदर संस्कार नहीं है और बाकी सब कुछ है तो वो लड़की यहाँ पे शादी नहीं कर सकती है, वो ठीक से अपना घर बार तक नहीं संभाल पाएगी। हमजी कहती है, यार बस करो मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अगर इसने संस्कार की बात की तो मैं इसका दाह संस्कार कर डालूंगी अभी के अभी। और डचेस कोलिका कहती हैं, वैसे यहाँ पे जो चीजें हुई हैं तुमने अपने शब्दों से काफी ज्यादा आहत किया है हमारे फेंदेक की पर्सनैलिटी को, उसकी इज्जत को बहुत ज्यादा गिरा दिया है, जो कि सोसाइटी में बिल्कुल भी यहाँ पे मान्य नहीं है। तुम्हें यहाँ पे अपने शब्दों के ऊपर लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि तुम इस प्रकार शब्दों का यूज करके किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती हो। और अपने मन में सोचती है, ये खुलेआम तो मेरी बेइज्जती कर ही नहीं सकती है, ये खुलेआम किसी को बता ही नहीं सकती कि यहाँ पे फेंदेक ने इसके साथ में क्या किया था। मतलब वो हाथ उठा रहा था, ऊपर से यहाँ पे उसने प्रपोज भी मारा था, ये कुछ भी नहीं बता पाएगी और ना ही मेरे बारे में। हे और मैं बच जाऊंगी। और लोग भी इसी बारे में बात कर रहे होते कि ये पक्का कुछ नहीं बताने वाली है, ये चुपचाप रहेगी। क्योंकि एक अच्छी बीवी वही होती है जो कि बातों को अपने तक ही रखे, बाहर न निकाले। लेकिन अपनी हमसे कोई बीवी नहीं है, किसी की बीवी बनने वाली नहीं है, वह एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। हमसे कहती है, यार आइनेस अगर आप इस बारे में पूछे कि मैं कैसे यहाँ पे रह पाई हूँ तो मेरा जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है इन लोगों के चक्कर में। और खासकर ये जो महिला आपको देख रही है, ये डायन जैसी, ये कोई बुढ़िया नहीं है, ये एक डायन है इसने। और उधर जो इंसान आपको देख रहा है वो ठरकुल्ला कहीं का, उसने मेरे को बहुत ज्यादा तंग किया है। इन दोनों ने मेरी जान ही निकाल डाली थी अपने शब्दों से ही। ये लोग मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती मारे थे और इसी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो चुका है और रोने का नाटक कर रही होती है। ये देखकर तो यहाँ पे सारे लोग सो हो जाते हैं। ऐसी कहती है, इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसे यहाँ पे शब्द फेंक के मारे हैं जैसे कोई पत्थर फेंक के मारता है। इन्होंने पत्थरों से मेरे ऊपर हमला किया है और इसी के साथ में ही ये घटिया फेंदेक इंसान ये कह रहा था कि यहाँ पे मेरे से जो भी शादी करेगा वो एक नंबर का उल्लू का पट्टा होगा और कोई घटिया इंसान यहाँ पे मेरी ब्यूटी के चक्कर में पागल होकर ही मेरे शादी करेगा। और वो कहीं घटिया इंसान, वो अपना रूबी लेनी था ये कहना चाहती है। और वो बड़े गुस्से में देखता है, वो दोनों अपना मुंह फेर रहे होते हैं बचने के लिए, लेकिन ड्यूक बड़े गुस्से में देखे जा रहा होता है। ये कहता है नहीं ये झूठ है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैंने ड्यूक के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो ड्यूक कहता है, ओह तो इसका मतलब ये है। और अपनी आम से कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच है, ये सब कुछ सच है। ड्यूक कहता है, तुमने जो बोला है उससे पहले के शब्द सही होंगे ना। ये कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ड्यूक के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। और अपनी आम से कहती है, ये कुछ समय पहले मेरे को प्रपोज मारने आया था और ये पक्का इस वजह से कर रहा होगा क्योंकि मैंने इसको मना कर डाला था खुलेआम ही, और बड़े यहाँ पे मेरे पीछे पड़ा था ये ठरकी इंसान। आम से कहती है, झूठ कैसे बोलो, झूठ ऐसे बोलो कि यहाँ पे 4 सच हो उसके अंदर एक झूठ हो और झूठ भी सच बन जाएगा। बस ऐसा ही करो और यहाँ पे लोगों को तुम बेवकूफ बना सकते हो। जैसा कि मान लो आपके पास में 10 सेब हैं और 10 में से एक खराब है, तो आप 10 सेब की तारीफ करो और एक को भूल जाओ, एक को बोल दो कि वो बस यहाँ पे कलमुहा हो चुका है, उसने अपनी इज्जत गिरा दी है, इसी वजह से वो ऐसा कलमुहा हो चुका है। तो बस वैसा ही करो। और ये लोग कुछ अलग नहीं है मेरी फैमिली से, जो कि बहुत ज्यादा ही बुरे लोग थे, तो इसी वजह से मेरे ऊपर यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी कि मैं इनको संभाल के चलूँ, इनकी इज्जत के बारे में क्या करूँ, मैं इनकी धज्जियाँ उड़ा डालूंगी, इनकी इज्जत की यहाँ पे ऐसी की तैसी। और हमसे कहती है, ये लोग बहुत ज्यादा गंदे लोग हैं, इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा बुराई की है और इन्होंने मेरे साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा हरकतें की है। और तो और ये घटिया इंसान बोल रहा था कि जो भी मेरे शादी करेगा कोई और अगर इसे छोड़कर तो मैं उसको यहाँ पे मार डालूंगा। ये कहता है, क्या मैंने कहा बोला, ये मैंने नहीं बोला कि मैं किसी को मार डालूंगा। तो ड्यूक कहता है, ओह तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने इससे पहले जो भी शब्द बोले थे वो सारे के सारे सच हैं और बस यही झूठ है। वो कहता है, क्या सच में? और यहाँ पे बड़े गुस्से में देखता है और यहाँ पे इसकी तो फट जाती है, ये पूरा कांपने लगता है सिर से लेकर पैर तक और बेचारा कांप के पता नहीं पैंट गीला कर देता है। कहती, ओह माय गॉड मैं कुछ ज्यादा ही हार्श
चली गई क्या इस जगह पर? मुझे तो दया आने लगी है इस ड्यूक और यहाँ पे इस बुढ़िया के ऊपर, जो कि खुद बदसूरत है और दूसरों की खूबसूरती के ऊपर ताने मारती है। इससे ऐसा लगता है कि जलने की बू आ रही है और बेचारे की जल के पूरी खाली पड़ चुकी होगी। और ये कहता तुम लेकिन तुम ही कर पाता है, उसके आगे कुछ बोल नहीं पाता। और अपना प्रिंस कहता है ठीक है आप शांत रहो। और जो मामला यहाँ पे हुआ है, ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग यहाँ पे बच के जाने वाले आराम से, और तुम्हें सजा तो मिलेगी क्योंकि तुम्हारी जो इज्जत है ना वो बहुत ज़्यादा घटिया है। तो सजा के तौर पर तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है और तुम यहाँ पे किसी पार्टी के अंदर नहीं आने वाले हो बिल्कुल भी। और तभी यहाँ पे अपना जो ड्यूक होता है वो कहता है कि वेल अगर इस बारे में बात किया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ है ना वो नई आई है, तो इस वजह से वो कुछ भी कह देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत हुआ होगा। हैंसी कहती है आज सुनते हो क्या, ये बड़े घटिया इंसान है। और यहाँ पे उसको निकाल देते पार्टी के अंदर से, मतलब बेचारे को भगा ही देते हैं। हैंसी का वो हाथ पकड़ता है और बड़ी प्यार से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति है तुम्हारे लिए। और उसकी जल नहीं होती है इधर, ये बुढ़िया अपना कुछ प्लान बनाती है, उसके बाद में चुप हो जाती है और ये बेचारा खा पी रहा होता है। प्रिंस उसको सुनाने लगता है फालतू की बात है, और प्रिंस ना यहाँ पे थोड़ा हार्ड नहीं हो रहा था, वो बस यहाँ पे सॉफ्ट सी बातें करे जा रहा था, जैसे कि यहाँ पे कोई उसका यहाँ पे चाहने वाला हो। हैंसी कहती है ओ ले बेचारा ओ ले। और यहाँ पे उसके बाद वो जाने लगती है। ड्यूक बड़े गुस्से में कहता है ये ऐसा ही यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है, ये बस कुछ शब्दों से खत्म नहीं होने वाला है, इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इस बात को हम लोग फ्यूचर में याद रखेंगे। हैंसी यहाँ पे पीछे उसको चिढ़ाते भी जाती है कि आया बड़ा मेरे से पंगा लेने वाला, मैं सबसे बड़ी दंगेबाज हूँ, मेरे से पंगा लेगा मैं उसको नंगा कर करके मारूंगी, समझ गए क्या। और मैं कोई नायक नहीं हूँ, मैं एक खलनायक हूँ जो कि अब यहाँ पे डचेस बनने वाली है। तो इसी वजह से आपको भी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आपके अंदर की भी खलनायक जाग जाएगी। उसके बाद में तो मेरे मजे ही मजे। और जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए क्या आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए और कितनी जल्दी चाहिए, फटाफट से बताइए। और हाँ, शॉप के अंदर मुझे क्या ऐड करना चाहिए, जैसे कि कुछ पेंसिल वगैरह जो कि आपको चाहिए होगा तो बता दीजिए फटाफट से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में मिलने वाला है, जो कि ओरिजिनल प्राइस होता है उससे बहुत ही ज़्यादा सस्ते में। तो फटाफट से कमेंट कीजिए बिना शर्माए, क्योंकि शर्माने वाले लोग बस कमेंट देखते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं।